अरे तुम दिख रहे हो? मुझे लगता है कि अब मुझे शुरू करना चाहिए। और तिवारी, रंजना गुप्ता, राकेश पांडे, ये सब लोग दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि कंचनजंगा फेसबुक पेज भी आ गए हैं, आर्यपुर दीपक आ गए हैं, तो आवाज़ जा रही होगी। ठीक। मदन जी आवाज़ जा रही है, गोलेंद्र ज्ञान, अमरजीत। शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सबका अभिवादन कि इस कंचनजंगा फेसबुक पेज पर आज की शाम मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, कंचनजंगा फेसबुक पेज के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस अवसर पर महामारी में कविता और कविता में महामारी के बारे में कुछ आप सबके बीच मैं कहूँ, अपनी बातों को साझा करूँ। इस फेसबुक पेज के जो नियंत्रक हैं, जो प्रशासक हैं, वो युवा कवि प्रदीप त्रिपाठी हैं। उनको मैं सप्रेम अभिवादन भेजता हूँ। वो इस बीच कंचनजंगा ई मैगज़ीन के माध्यम से भी अपने सहयोगी मित्रों को साथ लेते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने इस फेसबुक के कुछ लाइव देखे हैं और बहुत व्यवस्थित तैयारी से वो आगे आते हैं। काशी से कंचनजंगा को जोड़ने का जो उनका उपक्रम है, उसके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। यूँ इसके पहले काशी से कंचनजंगा के जोड़ने के क्रम में उन्होंने किसान के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की थी। आज वो काशी से कंचनजंगा को महामारी में कविता यानी कविता के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे खास करके हमारे स्नेह के भागी हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि इस समय हम लोग महामारी के बीच, कोविड नामक महामारी के बीच यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ सब कुछ देश में, दुनिया में अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन हम जो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। और इससे अधिक की गुंजाइश और कुछ करने की हमारे पास है नहीं। और यह महामारी का समय है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास में 14वीं सदी से लेकर के अगर आज 2020 तक आप देखें, हम लोग देखें, तो यह कोई पहली बार आई हुई महामारी नहीं है। इसके पहले भी इतिहास में और पूरी दुनिया में समय समय पर महामारियां आती रही हैं, जिसमें चेचक, हैजा, फ्लू, स्पेनिश फ्लू, प्लेग ने दस्तक दी थी और लाखों आबादी तबाह हुई थी। अब
इतना ज़रूर है कि पहले भी ये जो महामारियाँ थीं वो वैश्विक रही हैं, लेकिन इस बार की जो महामारी है वो थोड़ी अलग किस्म की है, क्योंकि इसके पहले की जो महामारियाँ पूरी दुनिया में फैलीं उसमें व्यापार, बाजार, पूंजी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसे साधन थे जिनके माध्यम से ये महामारी, उस समय की महामारियाँ पूरी दुनिया में फैल रही थीं। लेकिन आज की जो महामारी है उस महामारी में तकनीकी एक प्रमुख मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि पहले की महामारियाँ होती ज़रूर थीं दुनिया के कुछ कोने अतरे में, लेकिन उनकी खबरें तुरंत नहीं आती थीं या थोड़ी विलंब से आती थीं। तकनीक ने उन खबरों को, आज के जो महामारी है उन खबरों को घटना के साथ ही जोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि यह महामारी अगर तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में फैली तो महामारी को लेकर के जो दुनिया में संघर्ष हो रहा है, जो तरह तरह के उपक्रम रचे जा रहे हैं, उसकी सूचना भी उतनी ही तेजी से हमारे पास आ रही है। अब अगर आप देखें तो हर समय की जो महामारी रही है वह कवियों, लेखकों और बुद्धिजीवियों के चिंता का केंद्र रही है। और सभी में एक खास बात यह है कि प्रकृति, सबकी प्रकृति यानी जो भी रचनाकार रहे हैं हर युग में, उनमें एक प्रकृति समान मुझे दिखाई देती है। वो ये है कि सरकारें यानी सत्ताएं अपने समय की जहां जनता को डराती रही हैं, उन पर शासन करने के नए नए औजार विकसित करती रही हैं, वहीं पर जो जनता है वहीं पर अपने संघर्ष के विकल्प भी विकसित करती रही है। आज भारत को लेकर के पूरी दुनिया में महामारी की जो भी कृतियां हैं, अगर उन्हें हम देखें तो यह विशेषता सामान्य तौर पर मिलती है। इस तरह की बातें मिलती हैं। और इस समय दुनिया में जो सबसे चर्चित कृतियां रही हैं महामारी को लेकर के, उसमें आप सब जानते हैं कि फ्रांसीसी कथाकार कामू का जो उपन्यास है द प्लेग, पुर्तगाली कथाकार जोस सरामागो का ब्लाइंडनेस और कोलंबिया के सुप्रसिद्ध कथाकार मार्केज का लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। ये जो तीन कृतियां हैं और तीनों फिक्शन हैं, आप देखें कि द प्लेग, ब्लाइंडनेस और लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, इन तीनों में एक बात समान रही है। अलग अलग भूखंडों पर अलग अलग समयों में महामारी को लेकर के लिखी गई ये कृतियां हैं और पूरी दुनिया में बहुत ही चर्चित कृतियां हैं और सब नोबेल लॉरेट के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन एक बात इन तीनों कृतियों को पढ़ते हुए मुझे समान लगी कि तीनों में डॉक्टर हैं और तीनों में चिकित्सकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब चिकित्सकों की भूमिका की बात मैं करता हूँ तो फिर वही जो याद आता है कि ऐसी महामारी में या ऐसी महामारियों में चिकित्सक हमारे लिए भगवान जैसे हो जाते हैं, रक्षक की भूमिका में हो जाते हैं। अगर भगवान हम न भी कहें तो कम से कम रक्षक की भूमिका में वे हमारे बीच होते हैं। करीब करीब यही स्थिति हुए अगर हिंदी में देखें तो रेण की कहानी, पहलवान की ढोलक से लेकर के निराला की जो सरोज स्मृति है, ये जो कृतियां हैं, कुछ के नाम जो मैंने आपसे लिए आपके सामने रखे, इसमें एक बात रहती है कि जनता का, लेखक का, बुद्धिजीवी का जो संघर्ष है वो सामने आता है और कहीं न कहीं से जो बौद्धिक वर्ग है वह एक तरह से रचने के माध्यम से बचने की कोशिश करता है। और अगर इनका संदर्भ हम शुरू से देखें और इनका जो मैंने जिक्र किया है तो एक बात जो समझ में आती है वो ये कि कोविड और कोविड, ध्यान रखिएगा, कोविड और कोविड दोनों साथ साथ रहे हैं और दोनों का संघर्ष बहुत पुराना है। कोविड का मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे, वो कवि के साथ कोविड का जब इस्तेमाल, तो कोविड का मतलब होता है बौद्धिक वर्ग से है, बुद्धिजीवी से है। तो कवि कोविड की जो बात हम लोग करते हैं तो इनका कोविड से आज के साथ अगर कोविड को एक महामारी का रूपक माने तो कोविड और कोविड का संघर्ष सनातन है। अर्थात चाहे तकनीक हो, चाहे इसके पहले का बाजार रहा हो या व्यापार रहा हो, अपने समय के कोविदों ने, अपने समय के हर कोविद ने कोविड या इसके समकक्ष जो महामारी रही है
उससे संघर्ष किया है, शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से और अभिव्यक्तियों के माध्यम से। इस नाते कोविड के कारण, कोविड आज एकांत में तो है, लेकिन अपने अनेकांत के साथ, यानी आज वह अपने एकांत में अनेकांत को रचाए बसाए है। कभी और कोविड की बात मैं कह रहा हूँ, वह अपनी निजता में आज बहुत ही सार्वजनिक है। और आप देखें कि हर कोविड अपने समय के कोविड पर तीखी रोशनी मारता रहा है, जिससे कि कोविड नामक महामारी चौंधिया करके भाग जाए, या कह सकते हैं कि उसकी जैसे कहे वो अंधता का शिकार हो जाए या वापस लौट जाए। ये हर कोविड का संघर्ष है। कम से कम उसकी ऐसी इच्छा है कि शब्द की तीखी रोशनी मारे ताकि वह यहाँ से भाग जाए। लेकिन समस्या यह है कि डायनासोर की तरह वह मुंह खोले हुए हमारे समकक्ष चला आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि लगातार इस समय में भी जब हम आपसे मुखातिब हैं, उसकी जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इतना जरूर है कि जैसे मैंने कहा, कोविड और कोविड के बीच का जो संघर्ष है वह एक तरह के प्रकाश और अंधकार के बीच का संघर्ष है। और इसे एक कवि के नाते, एक कोविद के नाते और दूसरा कौन समझ सकता है। अब मुश्किल ये है कि इस ज़माने में पूरी दुनिया में तो न भी कहें तो कम से कम हिंदी जगत में कवि ही सबसे अधिक प्रश्नांकित है। यद्यप अपनी सीमाओं में लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसको, उसकी कविताओं को लेकर के तरह तरह के सवाल भी उसके रचने और रचाने को लेकर के उठाए जाते हैं। लेकिन इतना समझना चाहिए कि हर कोविद अपनी अनुपस्थिति में भी उपस्थित है, और उसकी अनुपस्थिति की जो उपस्थिति है वो बड़ी शानदार है और सकारात्मक है। कम से कम हिंदी जगत को लेकर के जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है उसके बारे में हम कह ही सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले युवा कवि कुमार मंगलम की एक कविता, छोटी कविता पढ़ने को मिली, जिसकी यही चिंता है। चूँकि बिल्कुल नए हैं और नए की चिंताओं में अपने समाज की चिंताएं ज़्यादा व्यापक और मुख्य रूप में दिखाई देती हैं। और इस पर हमारे कवि मित्र सुभाष राय ने भी एक अलग से पोस्ट भी डाली थी उपस्थित की अनुपस्थित को लेकर के। तो कुमार मंगलम की यह कविता से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, जरा इसे सुने कि जब अधिकांश भीड़ अपनी उपस्थिति सायास दर्ज करवा रही है, एकमात्र अनुपस्थित ही सच्चा प्रतिरोध हो सकती है। असल में अनुपस्थिति की उपस्थिति का जो प्रतिरोध है यह कुछ और नहीं है, यह अनुपस्थित की उपस्थित बेचैनी ही है। इसका मतलब नहीं कि कोई कवि, कोई रचनाकार पलायन कर गया, एकांत में चला गया है। उसका इस समय का जो निर्वासन है वह भी बहुत दूर से एक खास जगह से देखने की वह एक तरह की कोशिश ही है। इसी कारण से कवि और कोविद दोनों को कोविड हल्के में न लें। क्यों? क्योंकि वह अपनी तरीके से कोविड से लगातार जूझ रहे हैं। और जब मैं जूझने की, कवियों के संघर्ष की, जूझने की बात कह रहा हूं, तो आज बर्बर राव की, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि बर्बर राव की सहज याद आ रही इस समय, जो कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हैं और जीवन का संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के तरह तरह के प्रतिबंधों को वे झेल रहे हैं। उसके खिलाफ भी एक पूरी कविता की सत्ता के साथ, कवि की सत्ता के साथ वे संघर्षरत हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी पाठक श्रोता समाज के साथ, पूरे हिंदी जगत के साथ, कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और अपनी कविता की दुनिया में लौटें। ये उन्हीं की एक पंक्ति है कविता की, कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। तो ये जो स्थिति है कुल मिला जुला करके एक कविता की, वो एक बहुत ही मुकम्मल और अच्छी तस्वीर हमारे बीच उपस्थित करती है। अब जहाँ तक कोरोना की महामारी की बात है,
तो दो चीज़ें हम इधर देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। दो तरह के मेटाफर के रूप में, एक भयावह मेटाफर के रूप में हमारे बीच दिखाई देता है, शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी। एक तो राइजिंग स्पाइक। जब राइजिंग स्पाइक की बात हम करते हैं, देखते हैं, जो कि है भी, तो एक भयावह दृश्य हमारे बीच उपस्थित होता है। दूसरा है कोरोना पॉजिटिव। ये जो कोरोना पॉजिटिव जो शब्द है, अब कोरोना पॉजिटिव में पॉजिटिव शब्द तो पॉजिटिव है, लेकिन सोचिए कितना भयानक रूप ले लिया है कि कोरोना पॉजिटिव आप हो गए। अगर मोहल्ले में, मैंने इस समय मैं बनारस से लाइव हूँ और बनारस में लगातार केसेस बढ़ रही हैं और ये मुश्किल हो रहा है, अगर ऐसी केसेस बढ़ती रही जैसे कि पूरी दुनिया में चीज़ चल रही हैं, पूरे देश में चल रही हैं, तो ये लगता है कि शायद अपने मोहल्ले के बाहर भी निकलना थोड़े समय बाद मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोरोना पॉजिटिव एक शब्द है, या कि राइजिंग स्पाइक जो शब्द है, ये जो दो शब्द हैं ये बड़े डरावने हैं और कई बार अपने वर्तमान स्वरूप से, अपनी प्रस्तुति में ज़्यादा डरावने लगते हैं। इनकी जब चर्चा होती है, जब मीडिया के द्वारा जब इनकी चर्चा होती है, तो आप देखें कि इनमें ये जो शब्द हैं ये रोचक भी होते हैं और उत्तेजक भी होते हैं। मैं दो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनकी जो चर्चा होती है वो रोचक भी होती है और एक तरह के उत्तेजक भी होती है। रोचक इसलिए कि एक तरफ जनता की त्रासदी देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ मीडिया द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, दूसरी तरफ मीडिया अपने आंकड़ों को खोजने में व्यस्त है। आप देखें 1947 में अल्बर्ट कामू ने जो द प्लेग नामक उपन्यास लिखा था, उसमें यही बात है। अब सोचिए 47 कहाँ और कहाँ 2020, लेकिन प्रसंग वही हैं। यानी जो व्यवस्था की जो स्थितियां हैं लगभग एक जैसी हैं। सत्ता उस समय में भी आज भी बैठकों में, समितियों में और तरह तरह के आंकड़ों में उलझी हुई है, जबकि जरूरत जनता के इलाज करने की है। जनता द प्लेग नामक उपन्यास के हीरो मेन डॉक्टर रियो को चाहती है, जबकि सत्ता उसके पादरी पलेनो को प्रमोट करती है। अब आप देखिए, एक तरफ जो जनता है वो डॉक्टर रियो का चुनाव करती है और दूसरी तरफ सत्ता है जो ईसाई मिशनरी, जो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है, बाद में वो भी मर जाता है, प्लेग से मर जाता है, लेकिन जो सत्ता है वो पलेनो को प्रमोट करने की कोशिश करती है। आप देखें, इसी द्वंद्व और तनाव के बीच कवि और कोविद का जन्म होता है, जो शासक को संवेदनशील बनाता है और जनता को जीवट। शासक को संवेदनशील बनाता है और जनता को जीवट। महामारी में कविता की बड़ी भूमिका इसी जीवट को बचाए व बनाए रखने की है। तो जब महामारी में कविता की बात हम शुरू करते हैं, तो उसमें मेरा आशय ये है कि जो कवि की भूमिका, महामारी में कवि का मतलब मेरे लिए महामारी में कवि और कविता की भूमिका है। दूसरे हिस्से में आऊँगा, कविता में महामारी, तो फिर अलग उसके उत्तरार्ध में जो बातें करूँगा वहाँ करूँगा। अभी जो हम उसके अपने जो हमारा विषय है आज का, वो महामत उसके पूर्वार्ध पर मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ, महामारी में कविता। तो महामारी में कविता की जो भूमिका है वो असल में जनता के जीवट को बचाए और बनाए रखने की है। एक खास बात मैं यहाँ के सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, इन आंकड़ों से एक उत्तेजक अनुभूति होती है, और जब इस उत्तेजक अनुभूति की बात मैं करता हूँ तो इससे लेखक की संवेदनाओं का विस्फोट होता है, जहाँ कवि अपने एकांत में सार्वजनिक हितों को आकार दे रहा होता है। वह निज को सार्वजनिक बनाए रखने का सतत संघर्ष कर रहा होता है। वह स्मृति और मति के माध्यम से प्रज्ञा को रच रहा होता है, और प्रज्ञा का मतलब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि जो कोरोना के समय में जो हमें यानी सत्ता को दिखाई नहीं दे रहा है, कवि उसे भी देखने की कोशिश कर रहा है। आगे के समय में क्या यानी उत्तर कोरोना युग तक कविता यात्रा कर चुकी है या कर रही है। कोरोना के बाद का जैसा परिदृश्य होगा, उसकी संस्कृति कैसी होगी, उस पर भी कवि है और कोविद है, बुद्धिजीवी है, जो बहस कर रहा है, जो लिख पढ़ रहा है।
सत्ता अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन आप देखेंगे कि कवि की जो रेंज में वो चीज़ें लगातार दर्ज हो रही हैं। इस नाते जब महामारी में कविता की भूमिका की बात मैं करता हूँ तो निश्चित रूप से है कि वह एक संघर्ष की भूमिका है और रूपांतरण की भी भूमिका है। वह कवि की प्रतिरोधी क्षमता के साथ पाठक की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का भी एक तरह से उपक्रम ही है। इस कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि महामारी के बीच की कविताएं चिकित्सा विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं का काव्यधर्मी विकल्प होती हैं। यानी चिकित्सा विज्ञान जिन्हें दवाओं को उपलब्ध करा रहा है उसका काव्यधर्मी विकल्प है कविताएं, जो आप कह सकते हैं कि मुफ्त में मिलती हैं और तुरंत मिलती हैं, बिना कुछ लिए मिलती हैं। तो ये कविता की एक भूमिका है जहाँ से कि मैं अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे इधर हमारे समय की जो कोरोना महामारी में पर्याप्त समृद्ध कविताएं लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं इसके पहले जो मैंने बातचीत की थी उसमें कोरोजीवी कविताओं के नाम से पुकारने की कोशिश करता हूँ। ये कोरोजीवी कविताएं हैं जिनका मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिनका मतलब, क्योंकि कई उस पर डिबेट हैं, कई लोगों ने चर्चाएं की हैं। जब मैं कोरोजीवी कविता की बात करता हूँ तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि केवल कोरोना पर लिखी कविताएं से इसका अर्थ लिया जाए। इसका मतलब यह है कि परिवेश की कठिन स्थितियों से मुठभेड़ करने के साथ एक उदात्त मूल्यबोध की चेतना का निर्माण करना। परिवेश की कठिन स्थितियों से मुठभेड़ करने के साथ साथ एक उदात्त मूल्यबोध की चेतना का निर्माण करना। जाहिर सी बात है कि कोरोजीवी कविताओं में जिजीविषा होगी, संघर्ष होगा, जीवट होगा, और उन सब के बावजूद संघर्ष के भीतर से मुक्ति का विधान भी रचे जाने की कोशिश होगी। आज जब महामारी में कविता की भूमिका की बात हम करते हैं तो आप देखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि पूंजी और व्यापार से आगे बढ़ करके, जैसा मैंने शुरू में कहा कि तकनीक से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो वायरस का प्रसार हुआ है पूरी दुनिया में, तो जितनी तेजी से वायरस का प्रसार हो रहा है उतनी ही गति से विचारों का प्रसार भी हो रहा है, और कविता यानी बौद्धिकता का प्रसार भी हो रहा है, उसकी कोरोना के काट का भी प्रसार हो रहा है। इस कारण से यह महामारी तनिक पिछली कई महामारियों से अलग है। यद्यपि खुद मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी ऐसी महामारी इसके पहले कभी नहीं देखी, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अपने शेष जीवन में ऐसी कोई महामारी से गुजरना न पड़े। एक बड़ी त्रासदी है, लेकिन तकनीक ने महामारी का प्रसार भी किया है तो उसके प्रतिरोधी क्षमता का भी उतनी तेजी से ही प्रसार किया है। कहना यह चाहता हूँ कि अगर ये तकनीक न होती या हमारे ये माध्यम इतने सशक्त न होते, कम से कम जो सूचना आ रही हैं उसके हिसाब से, तो शायद मौतें और कई होती और बड़ी तबाही मचती, जैसे कि अन्य महामारियों में तबाहियां मचती रही हैं। अब ये जरूर है कि जब आपके आज के संदर्भ में महामारी की कविता की बात करते हैं, तो जब महामारी में कविता की बात करते हैं तो मैं कुछ प्रमुख विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हमारे समय के इस आरोपित एकांत को यह सामाजिकता से भरने की कोशिश करती है, यानी कविता। हम सब महामारी में लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में कैद हैं, बातचीत के लिए केवल मोबाइल के सामने बैठ करके संवाद का एकमात्र माध्यम है, जिसमें कई तरह की यंत्रणादायक परिस्थितियां हैं कि बार बार आप कैमरे में फोकस नहीं कर सकते। अगर फोकस करेंगे तो आंखों को चुभेगा, आंखें खराब हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि कई जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी आंखों की बढ़ रही है। तो इस तरह की ये भी कोई बहुत सहज सजग नहीं है कि जब आप मन से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और थोड़ा सा एक बॉडी लैंग्वेज भी आपका दिखता है, लेकिन यहाँ पर यह है केवल चेहरा दिख रहा है और अब मोबाइल पर आप पूरी आंख टिकाए हुए बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब है और इससे बचने का अब कोई मार्ग भी नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई वैसी वैक्सीन न आ जाए या स्थितियाँ बदल न जाएं। तो लेकिन जब तक कुछ नहीं है तब तक हम क्या करें?
एक बुद्धिजीवी के नाते, एक कवि के नाते हमारा क्या दायित्व है। तो सबसे पहले यह जो महामारी में कविता की जो भूमिका है, यह जो हमारा आरोपित एकांत है उसे हमारी सामाजिकता से भरने की कोशिश करती है, जिसमें ध्वनियाँ हैं, दृश्य हैं और है एक भय और संत्रास का वातावरण। सब तरह से आप देखेंगे आवाज़ें आ रही हैं, कोलाहल चारों तरफ है, एक भीड़ है जो लगातार त्रासदी में बदल रही है, संत्रास है जो विस्थापित है, स्पर्श है जो तिरस्कृत है, ईश्वर है जो बहिष्कृत है। इसमें जो कुछ बिंदु हैं मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। हमारा स्पर्श आज तिरस्कृत है और ईश्वर बहिष्कृत है। ये कोरोना का समय है, जैसा मैंने कहा कि ये इतनी बड़ी विभीषिका है। सब लोग सब तरह से बोल रहे हैं। टकराव की स्थिति के न होने के बावजूद जनता का बड़ा हिस्सा सड़कों पर तैर रहा है। ऐसा नहीं कि जनता के सारे लोग अनुशासन को मान ही रहे हैं, बार बार के हिदायत अनुशासन के बाद भी सड़क पर बिना मास्क के भी आ रहे हैं। वो भी एक भौतिक स्थिति है और बेखौफ हो रहे हैं और महामारी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कवि है, कोविड है, जो कुछ कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात एक ऐसे समय में जहाँ इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, इतने सारा कोलाहल है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, एक कवि ही है, एक सर्जक है, एक चिंतक है जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं याद दिलाऊं, कनाडा के मशहूर कवि टॉम वेमैन हैं। उन्होंने अपनी चर्चित कविता व्हाट गुड पोएम आर फॉर, एक अच्छी कविता किसके लिए होती है, व्हाट गुड पोएम आर फॉर, में बड़ी रोचक बात लिखी है। वे कहते हैं अ पोएट इज ए पर्सन स्पीकिंग इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल टॉकिंग। अ पोएट इज ए पर्सन स्पीकिंग इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल टॉकिंग। अर्थात कवि एक ऐसा आदमी है, ऐसा इंसान है जो बोलते लोगों की भीड़ में कुछ कह रहा है। ये टॉम वेमैन जो कनाडा के सेलिब्रेटेड पोएट हैं, उनकी पंक्ति है। तो आप देखेंगे कि कवि है जो कुछ बोलती हुए भीड़ के बीच में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो महामारी में कविता की भूमिका को मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। दूसरी विशेषता है अपने परिवेश की अंतरंगता को पहचानने की कोशिश। यानी आज महामारी में कविता बहुत लंबे अंतराल के बाद अपने परिवेश को अंतरंगता में पहचानने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रकृति व परिवेश के दायरे में वह कविता गति व लय से जुड़ गई है, जिससे यह बीच में दूर हो गई थी। यह न केवल अब अवलोकन के स्तर पर घटित हो रहा है, बल्कि संबंध के स्तर पर भी घटित हो रहा है। जहाँ बूंदें हैं, गांव हैं, हमारा अतीत है, अपनी माटी है, अपनी भाषा है, जिसमें नदियाँ हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, फूल हैं इत्यादि। जो इन्हीं को मैं परिवेश की अंतरंगता की बात कर रहा हूँ, जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाता नहीं था पहले। मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि मेरा निजी अनुभव इस कोरोना काल में इसको लेकर के बहुत ही समृद्ध हुआ है कि कभी मैंने अपने आसपास के जीवन को इतनी शिद्दत से, इतनी आत्मीयता से, इतनी संवेदनशीलता से, मैं बिल्कुल मोहल्ले के पड़ोस तक की बात मैं कह रहा हूँ, उनके पेड़ों की बातें कर रहा हूँ, उनके पक्षियों की बातें कर रहा हूँ। कभी ऐसा मेरा इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता था जीवन की आपाधापी में। तीसरी विशेषता जो कोरोना में, ये महामारी में कविता है, वो यह है कि जो कविता है स्वगृही होकर के, मैं इसे स्वगृही कविता कहता हूँ, स्वगृही होकर अपने जातीय भावबोध से जुड़ गई है या जुड़ने की कोशिश कर रही है। जहाँ अपनी भाषा है, बोली है और लोक जीवन की अशेष छविधर जागृति है। जब मैं अशेष छविधर जागृति की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कविता अपनी भाषा से, अपनी लोक स्मृति से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इधर एक चीज़ आप सबने नोटिस किया होगा, मैंने तो इसको ध्यान दिया कि इस लॉकडाउन में अचानक लोगों का अपनी बोली और भाषा की तरफ ध्यान गया है या थोड़ा ध्यान उनका बढ़ा है। और इसमें
चूँकि मैं अन्य बोलियों में और भाषाओं के साहित्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन अवधी और भोजपुरी के बारे में मैं जानता हूँ, ठीक से जानता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर अवधी और भोजपुरी में गंभीर साहित्य को लेकर के बड़ी हलचल है और इसका प्रचार, और ख़ास करके बहुत नए लड़के जो आए हैं वो इसमें काफ़ी कुछ इस पर बहसें हैं और इस पर लोग लिख रहे हैं। गद्य में, पद्य में, समाभ्यस्त में, दोनों स्थितियों में वो लिख रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया के माध्यम से वे जो नए लड़के, नई पीढ़ी वो खूब कर रही है। इस अवसर पर अवधी में बहुत अच्छा, मतलब अवधी भाषा में बहुत अच्छा पद लिखने वाले और संभवतः अष्टभुजा शुक्ल के बाद जो शैलेंद्र शुक्ल का नाम है, मैं शैलेंद्र का नाम लेना चाहूँगा। शैलेंद्र ने इधर अवधी में बहुत अच्छे पद लिखे हैं और उनकी कविताओं की ज़मीन भी, जो जाति ज़मीन है, वो अवधी भाषा से जुड़ी है। ये तो खैर पहले से भी करते रहे हैं, चूँकि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के छात्र भी रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ उनको, कम से कम 10-12 वर्ष उनको जानता हूँ। लेकिन ये खास काम उन्होंने अपनी टीम के साथ यह किया कि उन्होंने खरखैंचा नाम का एक फेसबुक साइट ही चला दिया है, जिसमें कि कई नए जो लोग हैं और कुछ पुरानों को जोड़ करके खरखैंचा के माध्यम से वे एक श्रृंखला चला रहे हैं कि अवधी को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी भाषी लोग पहले से सक्रिय हैं, भोजपुरी के लोग लगातार लिख पढ़ रहे हैं, उनमें उनका साहित्य भी है, लेकिन भोजपुरी के लोग भी इधर मैं देख रहा हूँ कि सोशल साइट पर काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी समृद्ध साहित्य लिखने की या लिखाने की वे कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो कविता महामारी में कविता का जो संसार है वो काफ़ी समृद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में एक बात और है कि जब मैं महामारी में कविता की बात करता हूँ तो दो बिंदुओं पर ही मैं ध्यान देता हूँ। एक तो महामारी में कविता की याद आना, यानी दूसरे की कविता की याद आना, और दूसरा यह है कि खुद कविता लिखते जाना। कोई जरूरी नहीं कि अगर आप कविता नहीं लिखते तो आप दूसरे की कविता भी नहीं पढ़ेंगे, या आप दूसरे की कविता केवल पढ़ते रहेंगे और जरूरी नहीं, और आप ये मान के चलेंगे कि आप लिख नहीं सकते। आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। सबको अपना मार्ग खुद ही तय करना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि जो याद आने वाली ऐसी कई कविताएं हैं जो अपने गहरे एकांत से मुठभेड़ करते हुए हमें जीवन में मजबूत तर्क उपस्थित करती हैं और हमें खड़ा करने की कोशिश करती हैं। यही बात कविता लिखते समय भी घटित होती है, जहां हम अपनी करुणा को सामाजिक विस्तार देते हैं और खुद को संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी संसार से बाहर चल करके, खास करके इन दिनों मैंने ये जानने की कोशिश की कि पश्चिम में, खास के अंग्रेजी की दुनिया में क्या चल रहा है महामारी में कविता के संदर्भ से। इसके बाद जब मैं ये बात पूरी कर लूँगा तो मैं हिंदी कवियों की तरफ भी आऊँगा, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि बगैर हिंदी कविता का जिक्र किए और बगैर हिंदी कवियों के कुछ उद्धरण दिए अपनी बात को मैं संप्रेषित नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके पहले हिंदी कविता का मैं उदाहरण दूँ या हिंदी कुछ कवियों की जिनको मैंने इस बीच पढ़ा है उनकी चर्चा करूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में देखें कविता को लेकर के, जो खास करके जो हिंदी के विद्वान लोग हैं, जो कविता को कोसते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ लिखते पढ़ते नहीं, लेकिन केवल कवियों और कविता को दिन भर कोसते रहते हैं। ये कुछ नहीं कर रही है, बड़ी महामारी की तरह है, कविता में महामारी फैली हुई है, तरह तरह के जो हास्य और के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से बोलते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो यहाँ नहीं सुने तो उनको सुनाया जाना चाहिए कि दुनिया में कविता को लेकर के, महामारी में कविता को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। और जब मैं दुनिया की बातें कह रहा हूँ तो अतीत की बातें नहीं कह रहा हूँ, इसी जुलाई और जून की बात कर रहा हूँ कि क्या बेचैनी है, जरा उसको हम आपके बीच रखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी समाज इन घटनाओं से सर्वथा अपरिचित है। बहुत कम हैं जो इस बात को जानते हैं। अब आप देखिए, पहली बात तो ये कि कोरोना के कहर से पूरी दुनिया त्रस्त है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन ऐसे समय में आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी देश है जिसका प्रधानमंत्री कविता के माध्यम से कोरोना की इलाज करने की कोशिश कर रहा है, या जून से ही।
और जब मैं इलाज करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कोई इंजेक्शन लगाने की, कविता कोई इंजेक्शन की बात तो करेगी नहीं। यानी कविता की ताकत को पहचानते हुए वे अपनी जनता के बीच गया, उसने कवियों को उद्धृत किया और लोगों से कहा कि भाई साहित्य को कविता तक पढ़ने तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए। और यह हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने यह काम किया है। और किसकी कविता कोट किया वो सुनिए। जो मशहूर आयरिश कवि हैं सीमस हीनी की कविता को उद्धृत किया है और जनता को, जब खास करके आयरलैंड में महामारी अपने विकराल रूप में थी, तब संबोधित करते हुए उत्साहित करने की कोशिश की है, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना की गई। और आप देखें कि जो पंक्ति है कहाँ से निकाला है। हम लोग अपने देश के जो सशस्त्र नेतृत्व हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों बैठे हुए हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते। इच्छा जरूर होती वैसा करें, क्यों, लेकिन आश्चर्य होता है कि आज जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े पदों बैठे, जो देश को चला रहे हैं, वो शायद ही अपनी परंपरा के, अपनी भाषा के किसी कवि को जानते हों, शायद ही। और कभी अगर जिक्र करते हैं तो युद्ध के मोर्चे पर भले वो जिक्र करते हों, लेकिन जनता की संवेदनशीलता को उद्भूत करने के मोर्चे पर शायद उनको किसी कवि की या किसी चिंतक की याद नहीं आती। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि पंडित नेहरू के बाद ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ जो कि जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, उतना बड़ा चिंतक, बुद्धिजीवी और कवियों को जानने और समझने वाला हो। आप सब जानते हैं कि वे निराला को अपने समय में जानते थे, वो महादेवी वर्मा को जानते थे, अपने ज़माने के हरिवंश राय बच्चन को जानते थे, जिनसे उनका सीधा संवाद था। वो उन घटनाओं पर जाने का कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन केवल ये संकेत करना चाहता हूँ वो तब कि जब सीमस हीनी के माध्यम से आयरिश प्रधानमंत्री लियो वराडकर का ये संदर्भ मिला और सैटरडेज गार्जियन में यह प्रकाशित हुई, एक पूरा घटनाक्रम प्रकाशित हुआ। वो पंक्ति है, Believe that further shore is reachable from here. Believe that further shore is reachable from here. Believe in miracle and cures and healing wells. ये उनकी पंक्ति है, Believe in miracle and cures and healing wells. ये जा करके पूरे और इसका और ये जो पंक्ति है उन्होंने उद्धृत कहाँ से किया था? द क्योर एट ट्रॉय से किया था, जो सीमस हीनी की कविता है। तो वो एक लंबी कविता है जिस पर कि वो पूरी कविता मेरे पास है, लेकिन उसको मैं उद्धृत करूंगा बहुत समय चला जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि उनकी इसी आदत के कारण उनको सुपर स्प्रेडर ऑफ पैंडेमिक पोएट्री कहा गया। माने सुपर स्प्रेडर ऑफ पैंडेमिक पोएट्री। अब जरा इस बात को देखें कि जब सुपर स्प्रेडर ऑफ पैंडेमिक पोएट्री की बात कही जा रही है, हम तो चाहते हैं कि हिंदी का भी कोई लेखक हो, हिंदी का भी कोई राजनेता, बड़ा नेता हो, जिसको इस विशेषण से विभूषित करने का गौरव हम सबको प्राप्त हो, जिस राजनेता को मैं कह सकूं ही इज आल्सो अ सुपर स्प्रेडर ऑफ हिंदी पोएट्री। लेकिन शायद यह सौभाग्य हमें उपलब्ध नहीं है। अब ये सब जो स्थितियां हैं, ये आप देखें कि कितनी मूल्यवान हैं, और जब हम कवि और कोविद के समाज की चर्चा करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूं कि जिस समय यह बात मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे पुनः बर्बर राव की याद आ रही है। और आप सब जो हिंदी जगत से या साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, खबर यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत ही मशहूर कवि हैं, 2 बार उनसे मिलने का, उनको सुनने का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने विभाग में हमें गौरव मिला था। काफ़ी लंबा, काफ़ी पहले, संभवतः 2006 या 2007 की घटना है। लेकिन वह आदमी आज जिंदगी से संघर्ष कर रहा है और सत्ता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि सत्ता पूरी तरह से उनके विचारों को कैद करने की कोशिश कर रही है और उनको एक तरह से जो सम्मानजनक स्थिति से मिलनी चाहिए थी वह नहीं दे पा रही है। इसलिए यह प्रसंग बहुत जरूरी है
कि कम से कम सुपर स्प्रेडर ऑफ हिंदी पोइट्री की जो मेरी यूटोपिया है किसी ऐसे पॉलिटिशियन की, जो आकर के इन सब पर ध्यान दे और उस कवि को देखते हुए उस पूरे कवि समाज के प्रति अपना अपना आभार प्रकट करे। इस संदर्भ में एक दूसरी बात, जब महामारी में कविता की भूमिका की बात करता हूँ तो एक और चीज़ है हमें जानना चाहिए, वो ये है कि अमेरिकन इंग्लिश पोएट्री में एलिस क्वेन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम इस बीच किया। क्या किया है? 80 कवियों को लेकर के, जो अमेरिकन पोएट हैं, जो अंग्रेजी में जहर तो अंग्रेजी में लिखते हैं, एलिस क्वेन ने 80 कवियों को लेकर के कोरोना काल की कविताओं का संग्रह किया है, और जिसमें कि बहुत विविधता मूलक कवियों की कविताएं दर्ज हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के अनुभव हैं, सड़क से लेकर के जीवन के। यह अभी प्रकाशित नहीं है, केवल इसकी चर्चा की गई है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके कुछ जूम पर कुछ प्रोग्राम इसको प्रमोट करते हुए उसके वीडियो डाले गए हैं। न्यूयॉर्कर से इसे प्रकाशित होना है और इस संग्रह की प्री बुकिंग चल रही है। यह जो आप देखेंगे कि ये जो क्वीन की जो कोशिश है, इसको एक तरह का काव्यधर्मी वैक्सीन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, और इसका शीर्षक बड़ा मजेदार है, टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और ये जो टुगेदर इन ए सडन, यह मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की एक काव्य पंक्ति से लिया गया है, जो कीपिंग क्वाइट की पंक्ति है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इस संग्रह में जो खबर है उसमें अडा लीमान, जोजुआ बेनेट, कार्लिस ईडी, नाथली हैंडल जैसे ख्यात कवियों की दर्ज हैं। इसी में एक कविता मुझे पढ़ने को मिली, अडा लीमान की द एंड ऑफ पोएट्री, जो आपको कहीं भी उपलब्ध है, द एंड ऑफ पोएट्री। एंड ऑफ पोएट्री किंचित लंबी कविता है, लेकिन उसका जो आखिरी पंक्ति है वो बड़ी रोचक है, जिससे हिंदी के संबंध को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। द एंड ऑफ पोएट्री की अंतिम पंक्ति है, आई एम आस्किंग यू टू टच मी। मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मुझे स्पर्श करो। आस्किंग यू टू टच मी, ये जो टच मी है, यह केवल हिंदी बौद्धिक स्फेयर, हिंदी स्फेयर की ही परेशानी नहीं है, भारतीय मनीषा की ही चिंता का विषय नहीं है। यह एक वैश्विक चिंता है। ये तब पता चलता है जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि अमेरिका में भी लगभग वही सोच रहे हैं, कवि समाज वही सोच रहा है जो हम हिंदी के लोग सोच रहे हैं। और यहाँ पर मैं याद दिलाऊं, मैं बार बार इसके पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ कि आई एम आस्किंग यू टू टच मी, ये जो स्पर्श से वंचित होकर के हमारे हिंदी के बड़े प्यारे कवि मदन कश्यप भी निरीश्वरवादी हो गए। वो जो कविता उनकी है कि तुम्हारा ये स्पर्श ही तो था जिससे मुझे ईश्वर की अनुभूति हुई, लेकिन कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। तो ये जो स्पर्श, और ऐसी बहुत सारी कविताएं स्पर्श की होंगी, लेकिन मैं दोनों बातों को जो लिंक करने की कोशिश किया, जो वो कविता मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि आई एम आस्किंग यू टू टच मी। मैंने वो जो क्योंकि स्पर्श मनुष्य की सहजात और जातीय संवेदना का आधार हुआ करता है, और वह आधार ही जब टूट गया तो आधेय कितना टिकेगा। तो वह जो देखा कि प्रेम है, स्पर्श है, संवाद है, आज स्थिति ये है, और ये आज स्थिति ये है कि 1 मीटर दूरी से ही हम लोग उछलने लगते हैं। हमारे प्रिय से प्रिय शिष्य हमारे सामने सम्मुख उपस्थित होते हैं, हमारे प्रियजन हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारे घर के लोग उपस्थित होते हैं, तो भी डर लगता है। बाहर से कोई आता है तो डर लगता है। 2 मीटर से ही पहले हम लोग अपनी व्यवस्था, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना जरूरी भी है, मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहा कि पीड़ा तो होती है कि जिसको गले लगाने, जिसके लिए समय गले लगाने का है, उससे 2 मीटर की दूरी से बात करने की मजबूरी हो गई है। और इसे कवियों ने ही दर्ज किया है। ये सरकार और आंकड़ों में यह बातें दर्ज नहीं है, नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, महामारी में कविता ही एक विधा है, साहित्य ही एक विधा है, लेखक ही में एक क्षमता है कि जो यह काम कर सकता है। तो
जो महामारी में की जो मैं कविता की जो ताकत है वो यही है कि यह अलगाव को ठीक से समझती है और हमारी संपूर्ण जो बीमारी, कम से कम मानसिक बीमारी से हमें दूर करने की तुरंत ही कोशिश करती है और यह क्रियाओं से जोड़ने की कोशिश करती है। जो जीवन की बौद्धिक क्रियाएं हैं, जो जीवन की उदात्त क्रियाएं हैं, जो हमें आगे ले जाती हैं, इस नाते यह पुराने पैरामीटर्स को भी बदल रही है या उसे बदलना चाहिए। इस कारण से आप देखेंगे कि कवि की जो महत्ता है, जो कवि है वह घटनाओं और जीवन का चश्मदीद होता है। वह देखता ही नहीं समझता भी है। इतिहास केवल देखता है, कविता है कि समझते हुए देखती है। इतिहास केवल देखता है, कविता है कि समझते हुए देखती है। यह समझना ही इतिहास के भीतर की सांस्कृतिक पीड़ा व उपस्थिति को दर्ज करना है। और हिंदी कविता, महामारी की हिंदी कविता इस सांस्कृतिक पीड़ा और उपस्थिति को बखूबी दर्ज कर रही है। इस संदर्भ में जब मैं कुछ अंग्रेजी के सूत्रों का उद्धरण दे रहा था तो केवल उसका उद्देश्य ये था कि हिंदी की पृष्ठभूमि बना रहा था और अपने हिंदी की जो आंतरिक विसंगतियां हैं हिंदी समाज की, उसको भी समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हमारी समस्याएं क्या हैं? आप देखें कि जब मैं कह रहा था कि एलन क्वीन ने अमेरिकन पोइट्री को लेकर के 80 कवियों को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम चलाया है। संग्रह प्रकाशित होना हार्ड कॉपी नवंबर में और धुआंधार प्रचार प्रसार अभी चल रहा है, जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखें हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी का अभी तक कौन सा प्रकाशक हमारे सामने आया है जिसने इस काम की जिम्मेदारी निभाई है या इस काम को गंभीरता से ले रहा है? प्रकाशकों की उदासीनता हिंदी समाज के में लिखी जाने वाली कविता के सामने सबसे बड़ा संकट है और यही वो समय था जब उन्हें खुल करके सामने आना चाहिए था और दुनिया को बताना चाहिए था कि ये है। अब होने की बात यह है, यह भी तर्क हो सकता है कि साहब अभी कोरोना बीता थोड़ी है, दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि करने वाले तो जुलाई से शुरू कर दिए हैं और हम आप हैं कि अभी दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं या कोरोना बीत जाए तो उसकी चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रयास से कुछ लेखकों ने यह काम शुरू किया, जो मेरी जानकारी, और लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे कवि मित्र संजय कुंदन हैं जो संभवतः वाम प्रकाशन से एक एंथोलॉजी कोरोना काल की कविताओं पर ला रहे हैं। उसके स्वरूप की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रयास है। दूसरे एक युवा रचनाकार है नीरज मिश्र, जिनकी मुझे खबर मिली है कि वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो कम से कम 2 नाम हैं और दोनों नए हैं, लेकिन ये है कि अब इसमें प्रकाशन खुल करके सामने आए और एक बड़े प्रोग्राम की दिशा में आगे बढ़े, यह अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आगे दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि कविताएं कोरोना काल की खत्म हो गई और जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो कविताएं नहीं लिख रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे हमारे कई वरिष्ठ कवि जिनके पास कोरोना काल की बहुत अच्छी कविताएं हैं जो देश में प्रकाशित होंगी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे सामने आएंगी। ये कोई खत्म होने की बात नहीं है, तो शुरुआत है। लेकिन शुरुआत में ही अगर कुछ संकेत मिले तो शायद उसके समापन को ज़्यादा उत्सवपूर्ण तरीके, ज़्यादा अच्छे से हम मना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इधर अगर आप देखें कि जो हिंदी कवियों में जाहिर सी बात है एक चिंता है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं लाखों कविताएं लिखी जा रही हैं, हज़ारों कविताएं लिखी जा रही हैं, कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों कविताएं लिखी जा रही हैं। तो मैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब इस पृष्ठभूमि में हिंदी के कुछ कवियों की मैं चर्चा जरूर करना चाहता हूं जिनकी मैंने इस बीच कविताएं पढ़ी हैं। हमारी अपनी सीमा है, लेकिन ये है कि ये बड़ा रोचक रहा कि इस पूरे क्वारंटीन के टाइम में, कोरोना काल में, मुझे वरिष्ठ आलोचक जो वागर्त के संपादक में शंभुनाथ जी की कविताएं पढ़ने को मिली। वो बड़े सुचिंतित आलोचक हैं
और लॉकडाउन में उनके भीतर का कभी भी जागा, यह जान करके मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। और उनकी कई कविताएं जो मुझे उन्होंने भेजी, उन्हें पढ़ने का मैं किसी कविता को यहाँ उद्धृत करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये लगा कि जिन कवियों कविताओं से इस बीच में गुजरा, उसमें शंभुनाथ जी हैं, अरुण कमल हैं, मदन कश्यप हैं, स्वप्निल श्रीवास्तव हैं, संजय कुंदन हैं, सुभाष राय हैं, कुमार मुकुल हैं, कर्मानंद आर्य हैं, रश्मि भारद्वाज हैं, अनिल पांडे हैं, और यहाँ से लेकर के बिल्कुल ताज़ा नई जिसको मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में अनलॉक हुए कवि अमरजीत राम हैं। ये बिल्कुल आप देखिए कि अरुण कमल से लेकर के अमरजीत राम तक की जो कविता की यात्रा है, जाहिर सी बात इसमें बहुत लोग होंगे, बहुत कुछ होगा जो आने वाले समय में आएगा, लेकिन एक कम से कम यह स्थिति बनती है कि आश्वस्त करने वाली कविताओं की बात कर रहा हूँ कि जिनकी कविताएं पसंद आई, जिनको इस बीच मैंने बहुत मनोयोग से पढ़ने की कोशिश की है। अब ये और ऐसी कविताओं को जाहिर सी बात है कि मैं कोरोजीवी कविताएं कहता हूँ, जिनमें कि अपने समय का दबाव भी दिखाई दे और उसे बाहर आने का संकल्प भी। क्यों? क्योंकि बगैर तनाव व दबाव के इस दौर की किसी कविता को नहीं समझा जा सकता। अगर कोई संकल्प ले, बढ़िया बढ़िया दिखाए, नारा दे और कहे कि नहीं सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, तो वह भी अविश्वसनीय है। बदलेगा, निश्चित बदलेगा, लेकिन उस बदलाव के पीछे की जो यंत्रणादायक स्थितियां हैं उसकी अनुभूति भी होनी चाहिए। अगर वह नहीं हुई तो उस बदलाव का कोई मतलब, क्योंकि जीवन घटनाएं अचानक नहीं बदलती। उसी तरह से कविता अगर निष्कर्ष मूलक हो जाएगी, नारा पे चली जाएगी, तो नारे से देखिए कविता में न नोट चलेगा न नारा चलेगा, एक बात तो साफ है, न सूत्र चलेगा। तमाम कवि हैं जो नोट लिख रहे हैं इस समय, नारे लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, वो लिखें, तो उनको पूरी छूट है, हर कवि को अपने तरीके से लिखने की छूट है, लेकिन तनाव और दबाव की यंत्रणादायक स्थितियों से गुजरने के पश्चात ही खिंडी कविता अपने मुकाम को हासिल कर लेगी। और यहाँ पर विषय की नवीनता के साथ साथ रूप में नवाचार भी आवश्यक है, क्योंकि रूप के नवाचार में जाहिर सी बात है कि कविता के तत्व भी होने चाहिए और काव्य तत्व भी होने चाहिए। तो ये जो नवाचार है, नवाचार होना ही चाहिए, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कि कम से कम। अब मैं एक दो कविताओं का जिक्र भी करूंगा जो मैंने इस बीच पढ़ा है, जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। हमारे समय के वरिष्ठ कवि हैं, मेरी अग्रज पीढ़ी के कवि हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल श्रीवास्तव की इस बीच मुझे एक कविता पढ़ने को मिली। यह एक ऐसा समय, उस कविता है कि यह एक ऐसा समय है जब हमें अपनी सांसों से भी भय लगने लगा है। अब आप देखें कि जब वो ये कह रहे हैं कि अपनी सांसों से भी भय लगने लगा है, तो फिर मैं याद करना चाहता हूं मदन कश्यप की इसी दौर की लिखी कविता में कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। पहले स्पर्श का दंश है, उसके बाद सांस का दंश है। आप देखिए, स्पर्श की पीड़ा और सांस न ले पाने की त्रासदी के बीच में कविता फंसी हुई है, और कविता इस महामारी में इस तरह से फंसी हुई है, और कविता यहां से निकलने की लगातार कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें सांस भी लेना है और आवाज भी निकालनी है, और इस आवाज का बिल्कुल उनकी ताजी कविता में स्वर भी दिखाई देता है। स्वप्निल श्रीवास्तव कविता है बारिश में छाता। बारिश में छाता बिल्कुल उनकी ताजा कविता है। अब उसमें प्रकृति से गहरे तादात्म्य बनाने की वो कोशिश करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, मौसम कभी छाते का इंतजार नहीं करते। उनकी इस कविता का मतलब
इसमें भीगने की जो बात करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भीगना असल में प्रकृति की संपूर्णता में स्वीकार्यता है। और निष्कर्ष में वो कहते हैं इस कविता में, जो कभी भीगने से डरते हैं वे बारिश पर अच्छी कविताएं नहीं लिखते, बादलों से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। अब ये जो देखें कि ले दे करके ये है कि जो कभी भीगने से डरते हैं वे बारिश पर अच्छी कविताएं नहीं लिखते, बादलों से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। अर्थात अगर इसको बना के मैं कहूँ तो जो महामारी के बीच जो कभी सोचते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, रचने की कोशिश नहीं करते, वह अच्छी कविता लिखने की बात कौन कहे, कविता मात्र से अपने को वंचित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप में संवेदनशीलता, वो ठीक है, अगर ये आरोप है कि हर दूसरा आदमी कवि है तो होने दीजिए, अच्छे बुरे की छटाई बाद में हो जाएगी, वो करने वाले करेंगे, वो आलोचना करेगी, समीक्षा करेगी, आने वाले दिन में वो सब होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ आया रहेगा तभी न छटाई होगी, जब कुछ आएगा नहीं तो छाटेंगे क्या। तो कम से कम हिंदी कवियों को जो संघर्षशील हैं, जो लिख पढ़ रहे हैं, उनको इस ऊंचाई से हिंदी कविता को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब अभी मैं एक दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि इसी में आरा के रहने वाले कुमार मुकुल हैं, बड़े तेजस्वी कवि हैं वे, और परिंदे की जुलाई अंक में प्रकाशित उनकी कविता पढ़ने को मिली है, एक नया पत्ता वह। कुमार मुकुल की इस कविता में बहुत ताजगी है और चुनौती के बीच संघर्ष दिखाई देता है। उसकी पंक्ति है, मौसम की पगडंडी पर चल निकला एक नया पत्ता वह, शीत के कण दो आ ठहरे कोरों पर, बेआहट फलक पर उलझ रहा सूरज, भागी 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 आ रही किरणें, धुला रही मुख उसका, हर्ष से कचकचा रहा है वह। अब इसमें देखिए, हर्ष से जो कचकचाने का बोध है उस पत्ते का, वो अद्भुत बिंब को प्रकट कर रहा है। इसमें जो कचकचाने का सौंदर्य है वह न केवल बचाने का है बल्कि हमारे लिए उत्प्रेरक भी है। मुझे इस प्रसंग में एक रश्मि भारद्वाज की एक कविता याद आ रही है, मैं शेष रही, जो उनके संग्रह मैंने अपनी माँ को जन्म दिया में संकलित है। रश्मि ने बहुत, ये संग्रह अच्छा है और इसकी कई कविताएं मैंने पढ़ी हैं, लेकिन इसकी जो एक कविता पर मेरा ध्यान बार बार जाता है कि मैं शेष रही, जिसमें वे कहती हैं कि कवि को कठोर होना चाहिए लेकिन निष्ठुर नहीं, और यह अपने समय के कवि मानस को समझने के लिए बहुत जरूरी पंक्ति है कि कवि को कठोर होना चाहिए लेकिन निष्ठुर नहीं। मुश्किल ये आ रही है कि महामारी में कवि निष्ठुर हो न जाए। संकट ये है कि महामारी का कवि कहीं कठोर होते होते निष्ठुरता का शिकार न हो जाए। इस कारण से चर्चा, परिचर्चा, संवाद, संप्रेषण बने रहना चाहिए ताकि आपकी कठोरता बनी रहे लेकिन आप निष्ठुरता से बचे रहें। क्यों? क्योंकि कवि की संवेदना को निष्ठुरता नष्ट कर देती है, कठोरता उसे दिशा देती है, जिसका परिणाम होता है कि संशयों के बीच भी संघर्ष व प्रेम का आत्मविश्वास बना रहता है। तो कोरोना काल का लेखन कुछ इसी तरह की अपेक्षाएं करता है। अब हमारे बनारस की बिल्कुल एक नई कवित्री है प्रतिभा श्री, बिल्कुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। उनकी कुछ कविताएं इस बीच मुझे प्रतिभा की पढ़ने को मिली हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। थोड़ा उनमें एक अभी मतलब संघर्ष कर रही हैं, लेकिन थोड़ा उनको और कविता को बनाने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना वो लिख रही हैं उस पर मेरा सहज ध्यान जा, चूँकि यहीं की वो छात्रा रही हैं और मैं जानता हूँ उनको, तो उनकी जो एक कविता अभी मुझे पढ़ने की मिली, और जाहिर सी बात है कि बनारस की उपज हैं तो हमारे लिए तो बहुत एक सुखद है। कम से कम नई पीढ़ी यहाँ सक्रिय है, लिख पढ़ रही है
और मैं तो ऐसे कवियों को खोजता ही रहता हूँ कि भाई कुछ नयापन कहाँ पर है, क्या आ रहा है। उनकी कविता की पंक्ति है, रोटी की लड़ाई में पानी को बनना पड़ता है, भोजन का विकल्प बार बार। आप देखिए, रोटी की लड़ाई में पानी को बनना पड़ता है, भोजन का विकल्प बार बार। रोटी का संघर्ष आपने देखा है, इस पूरे कोरोना काल में रोटी का कैसा संघर्ष रहा। लोई से रोटी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया के साक्षी हम सब रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो ये है कि रोटी की लड़ाई में पानी को बनना पड़ता है, भोजन का विकल्प। आज समस्या ये आ गई है कि पानी का संकट ही हो गया है। पानी भी मुनासिब नहीं है, जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वहाँ पानी भी, जहाँ भोजन पहुँचना चाहिए वहाँ पानी भी नहीं पहुँच रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस कोरोजीवी समय में सत्ता जनता को डरा रही है, लेकिन इसी डराती हुई सत्ता और व्यवस्था, दोनों की बातें मैं कह रहा हूँ, के बीच कवि ललकारने की कोशिश भी कर रहा है। जो भी हमारे समय की प्रतिनिधि आवाज़ है, उसमें जाहिर सी बात है कि एक तरह का व्यवस्था से संघर्ष भी है और व्यवस्था को संवेदनशील बनाने की कोशिश भी है। अभी मैं गया के युवा कवि हैं कर्मानंद आर्य, अच्छे कवि हैं, और उनकी एक कविता मरम्मत मुझे पढ़ने को मिली, जो बार बार कहते हैं कि भाई उनको बारिश के आनंद के बीच जूते बनवाने की चिंता ज़्यादा है। अब ये बारिश के आनंद के बीच जूते बनवाने की जो चिंता है, ये एक हमारे समय का एक अद्भुत रूपक है। मरम्मत कविता में कहते हैं, बाहर बारिश है, फिलहाल मेरा जूता टूट गया है, मुझे जूता ठीक कराने जाना है। और आप देखें, हमारे समय में कवि की नाराज़गी व प्रतिरोध का यह भी आखिरकार एक पक्ष तो है ही। तो आप देखिए कि कवि ऐसा नहीं है कि सब महान रचने की कोशिश कर रहा है। वह असंगतियों को, विसंगतियों को, पीड़ा को, दर्द को लगातार बनाए दर्ज करने की कोशिश कर रहा है और उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कहीं झुझला रहा है, कहीं गुस्सा हो रहा है, कहीं तड़प है, कहीं पीड़ा है, और सब कुछ के बावजूद एक बात तो है कि वह जीने की उद्दाम लालसा और आकांक्षा से भरा हुआ है। यानी जीवन के जो भी लिखता है, अंततः वह जीवन के पक्ष में जाएगा या जाने की कोशिश ही है। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी। मुझे लगता है कि 1 घंटा से ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको ये जो कुछ पूर्वार्ध की यानी महामारी में कविता का जो पक्ष था, उसको मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी बातें हैं और उनको मैं अब छोड़ रहा हूँ। अब उत्तरार्ध पर जो दूसरा हिस्सा था, क्योंकि प्रदीप त्रिपाठी से मैंने कहा था कि भाई महामारी में कविता अपने आप एक बड़ा विषय है, तो लेकिन उनका अनुरोध था कि नहीं सर, आप उसके कविता में महामारी को भी आप कुछ उस पर जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, उन्होंने अच्छा ही किया कि मुझे कविता में महामारी के बारे में भी सोचने समझने का अवसर दिया। और ये कविता महामारी का जो है, थोड़ा मैं इसको छोटा करूँगा क्योंकि इसके डिटेल्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं उस डिटेल्स में जाऊंगा तो कम से कम अभी 1 घंटा और लगेगा, और जो कि मैं स्टार्ट करूंगा कि मुझे लगता है इसको 15 मिनट और, मुझे 15 मिनट में इसको ख़त्म करना होगा। तो इसमें अब मैं जब इसका जो उत्तरार्ध है विषय का, मैं महामारी में कविता पर आपने अभी तक मुझे सुना, जो मैंने कुछ बात करने की कोशिश की। अब कविता में महामारी, यानी हिंदी कविता में महामारी की क्या स्थितियाँ रही हैं, तो इसमें देखिए 2 पक्ष हैं। पहली बात तो ये, एक तो कविता में महामारी एक बहुत ही मजाक के लहजे में कहा और सुना जाता है, यानी एक तरह का ये नकारात्मक पक्ष है, एक तरह का नकारात्मक पक्ष है। जब ये नकारात्मक पक्ष की बात हम लोग कहते हैं तो एक नकारात्मक भावबोध भी है, और बार बार जिसमें कि हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है हिंदी कविता को या हिंदी कवियों को बार बार, और कई लोग अपने भीतर से ही हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, और मुझे एक हमारे वो ये मित्र हैं, जानकी पुल के संचालक हैं प्रभात रंजन। जून के किसी समय में उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, जहाँ बड़ा कुपित होकर कहा था कि मैंने तो अपने जानकी पुल, यानी जिसे मैं पुल कहता हूँ, जानकी पुल पर मैंने कविताओं को लाना या कविताओं को दर्ज करना बंद कर दिया है, और यह ऑन रिकॉर्ड है, जिस पर कई लोगों ने प्रतिवाद भी किया था। जाहिर सी बात है, मैं प्रतिवाद उसका क्या करता मैं, लेकिन मुझे अजीब लगा कि एक जो व्यक्ति है, संपादक है और जो लिख पढ़ रहा है, वह इतनी ऊंचाई से हिंदी कविता को खारिज कर रहा है। मैंने खराब लिखी जा रही है, बकवास है, बहुत सारी चीज़ें थी तब, बल्कि लॉकडाउन के 2 महीना भी ठीक से नहीं बीते थे और एक समय लंबा चलना था। मुझे उस समय प्रभात रंजन के उस वक्तव्य पर जो मैंने लिखा है, और मौका मिलेगा तो मैं आज ज़रूर पढ़ूंगा कि वह कविता मैंने अब तक सोशल मीडिया पर न पोस्ट की है, न किसी को सुनाई है, न किसी को पता है। तो मैं अगर मौका मिलेगा, मैंने और समय मिलेगा, तो मैं उसे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा कि पुल में मैं क्या, इसलिए इसका जवाब उस पुल नामक कविता में है। और अगर मौका मिला, समय रहा, तो मैं उस एकमात्र छोटी कविता को ही पढ़ के अपनी बात समाप्त करूँगा। तो ये रहा, एक हंसी मजाक की बातें रही जो चलता रहा। लेकिन दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने कहा कि जो जिस लहजे में चूंकि लोगों ने कहा है, तो उस लहजे में जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अब लहजा जो मेरा थोड़ा गंभीर लहजा है, वो ये है कि कविता में महामारी को कैसे देखा जाए, जिसमें यह जानने की हम कोशिश करें कि अतीत की हिंदी कविता में लेखकों के यहाँ महामारी का क्या स्वरूप है, कैसे महामारी को हमारे पूर्वजों ने देखा है कविता में। जाहिर सी बात है, इस बीच मैंने रविदास पर बहुत काम किया है, मध्यकालीन लोक जागरण भक्तिकालीन कविता को आधार बना करके। तो मैं पहला नाम रविदास का यहाँ पर लेना चाहता हूँ, जो 15वीं सदी के महान संत कवि हैं, आप सब जानते हैं, जिनका समय 1400 मतलब अनिवार्यता, यानी आप जानते हैं उनके डिबेटेबल है कि वो 1400 में पैदा हुए कि 1420 में पैदा हुए, 1530 में मरे कि 1540 में मरे। लेकिन ये जरूर है कि 15, इसलिए मैं उसको मैंने एक अपने मतलब आने वाली पुस्तक में उसका पूरी तर्क साथ दर्ज किया, जिसका यहाँ कोई अवसर नहीं। लेकिन ये अनिवार्य स्थिति है कि 1440 से लेकर के 1520 के बीच में वो अनिवार्य उनकी उपस्थिति थी ही थी, मैंने इन 60 वर्षों में। तो ये 15वीं सदी का मध्य था, और ये वो कालघंटा, इसी सदी में लगभग 1450 के आसपास बनारस में चेचक के प्रकोप का संदर्भ मिलता है, जिसमें शहर के दक्षिणी हिस्से में, और मैं काशी बनारस के शहर दक्षिणी सीर गोवर्धन से लाइव हूँ, और मेरे पड़ोस में ही रविदास का वह मंदिर है जहाँ रविदास पैदा हुए थे, और जहाँ पर कि माघी पूर्णिमा को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। और 1965 से यहाँ पर एक मंदिर ही बना हुआ है, जो आज इस समय बहुत ही बड़ा हो चुका है, काफ़ी उसका विस्तार हो चुका है। अब तो रविदासिया धर्म का भी बहुत दुनिया में प्रचार प्रसारक है। तो डिटेल्स का समय नहीं, कभी तो उस विषय पर अलग से आऊँगा। तो और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो रविदास का घर है, उनके सामने नीम का, अब जो नीम का वर्तमान पेड़ भी दर्ज है, लेकिन वो निश्चित रूप से वह उस जमाने का 15वीं सदी का पेड़ नहीं हो सकता, लेकिन एक सिंबल के रूप में नीम का पेड़ है, जिसके अभी भी जनता के द्वारा और भक्तों के द्वारा उसकी उपासना पूजा की जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि इस जो महामारी थी बनारस में आई थी, और चेचक का, जिससे कि बहुत, और अब चेचक की महामारी से सबसे ज़्यादा नुकसान मतलब गरीब परिवार का होता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि शीतला माई की परिकल्पना की गई, नीम के छाल से दवाएं बनाई जाती थी, यानी जो गांव में हो सकता था, तरह तरह से गीत की रचना होती थी, जो कर सकते थे, क्योंकि और कोई उनके सामने विकल्प नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तथ्य ये मिले कि जो रविदास जी, जो सगुण, पहले रविदास जी सगुण ईश्वर को मानने वाले थे, बाद में निर्गुण हो गए। और संत सेन नाई ने कबीर रविदास गोष्ठी में इस परिवर्तन को बड़े बड़े सुंदरता से दर्ज किया है। वो भी एक विस्तृत है कि कबीर रविदास की गोष्ठी कैसे हुई, और कबीर से उनका संवाद होता है, और रविदास कैसे धीरे धीरे करके जो है निर्गुण ईश्वर, निर्गुण सत्ता के प्रति समर्पित हो जाते हैं।
ये जो स्थिति रहती, इसमें आप देखेंगे कि ये जो रविदास के यहाँ तो इस पर मतलब बहुत सारे बातचीत मतलब हो सकती है, जिस पर आगे कभी करूँगा, कि रविदास में जो निरीश्वर था, मैंने एक नाम का महत्व और सगुण की जगह निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना की बात, उनकी ताकत की बात बहुत सारे कारणों से जो आई, उसमें उस समय की महामारी का भी एक बड़ा योगदान था, मैं कहना ये चाहता हूँ। और उसके अपने तर्क हैं मेरे पास, जिनके डिटेल्स में यहाँ नहीं जा सकता मैं, लेकिन जरा उनके पद देखिए। उनके पदों को लंबा तो नहीं कर पड़ सकता, लेकिन उन पदों की कुछ वानगी मैं आपके सामने रख सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि महामारी में कविता में महामारी जब आई तो उसके कैसे वो हमारे पुरख कवि के रूप में हमारे बीच हैं। त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय शूल सकल बलि जावन, काम क्रोध लंपट मन मोरा, कैसे भजन करो मैं तोरा, ध्यान दीजिएगा, विषम विषाद विहंडनकारी, असरन सरन सरनि भवहारी। लंबा पद है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। यहाँ विषम विषाद को जिस तरह से विहंडनकारी लिखा है, वह सीधे सीधे महामारी के प्रभाव से ही आया है। चेचक में अतिशय शूल भी होता है और विषाद भी होता है। विहंडनकारी का मतलब ही है कि नुकसान पहुंचाने वाला, विध्वंसक, जो पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है, शरीर को पीड़ा देता है। और ऐसे में रविदास सगुण ईश्वर को छोड़ करके एक ऐसे अलौकिक ईश्वर, यानी ईश्वर की परिकल्पना करते हैं, जो अवतारी नहीं होता, जो कर्मकांडी नहीं होता, जिसकी मूर्ति नहीं होती, जो हमारे भीतर मौजूद रहता है। और ये प्रक्रिया उन्होंने कबीर के यहाँ से दर्ज की है। अब इसी से बचने के लिए, इस महामारी ऐसी यंत्रणादायक स्थितियों से बचने के लिए वे राममय हो जाते हैं। रविदास का राममय होना असल में कुछ है नहीं, शब्दमय ही होना है। और इसी नाते नाम तेरो आरती भजन मुरारे के माध्यम से जो पद लिखते हैं, उसमें नाममय होने के साथ साथ शब्दमय होते हैं। और जो उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, उसमें नाम की महत्ता तो है ही, शब्द की महत्ता, क्योंकि गुरु ग्रंथ शब्द को ही गुरु मानता आया है। तो यह जो नाम, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नाममयता असल में मुक्ति के लिए काव्य की शरण में ही जाना है। नाममयता के माध्यम से मुक्ति के लिए काव्य की शरण में ही जाना है। रविदास दुख से मुक्ति के लिए ईश्वर की नहीं, कविता की शरण में जाते हैं। और मैं आपके सम्मुख की बात रिपीट करना चाहता हूं कि रविदास दुख से मुक्ति के लिए ईश्वर की शरण में नहीं, कविता की शरण में जाते हैं। और यह बात मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके विस्तार से चर्चा कहीं आगे करूंगा। इस क्रम में अगला नाम महाकवि तुलसीदास का है। काशी में प्लेग 1600 से लेकर के 1625 के बीच फैला था। यही वह समय है जब कवितावली लिखी जा रही थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे दर्ज भी किया है अपनी पुस्तक में। कवितावली का उत्तरकांड अगर आप देखें तो काशी में महामारी से भरा हुआ एक सेक्शन ही काशी में महामारी पर लिखा हुआ है। उसकी कुछ वानगी देखें। शंकर सहर सर माने तालाब, शंकर सहर सर नर नारी वारिचर विकल विकल सकल महामारी माजा भई है। माजा नामक महामारी जो जलचरों का रोग है। शंकर सहर सर नर नारी वारिचर विकल सकल महामारी माजा भई है। उछरत उतरात हहरात मरी जात भभरी भगात जल थल मीचु भई है। मीचु माने मृत्युमय। यानी इस महामारी ने, प्लेग की महामारी ने पूरे बनारस को, और जो बनारस एक रूपक वहां पर है, यानी जो प्रभावित इलाके हैं, उसको तहस नहस कर दिया है, पूरी दुनिया को मृत्युमय कर दिया है। ये कवि देख रहा है 1620 के आसपास एक कवि की यह बेचैनी है। अगर आगे बढ़ें आधुनिक काल में तो प्रसाद ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के बीच उनकी कामायनी की लेखन प्रक्रिया संपन्न हुई। मृत्यु भी उनकी क्षय रोग से होती है। महामारी का वह रूप तो नहीं था, लेकिन आप जानते हैं जो क्षय रोग था वह भी एक तरह का असाध्य रोग था। वह एक पीड़ादायक रोग था जिसमें कि जल्दी लोग बचते नहीं थे।
इस क्रम में आप देखें तो एक बड़े कवि हमारे बीच निराला की याद आती है, और निराला ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 के बाद स्पेनिश फ्लू जिस तरह से फैला था, और स्पेनिश फ्लू में जैसे लाखों जिंदगियां उस समय तबाह हुई, निराला ने उसे अपनी आंखों से देखा था, तबाही को देखा था, जिसमें पत्नी मनोरा देवी का निधन हुआ और आगे चल कर के बेटी सरोज भी उसी का शिकार हो गई। निराला ने 1935 में सरोज स्मृत जैसी महान कविता लिखा, जो कहीं न कहीं महामारी के बीच की जो काव्यानुभूतियाँ हैं उसके भीतर से वह विकसित कविता है। ये जो स्पेनिश फ्लू ने उस समय में गांधी को प्रभावित किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान तक को प्रभावित किया था, और निराला का जैसे मैंने कहा उनको तो प्रभावित किया ही था। अब उसकी एक पंक्ति है, उसकी कुछ पंक्ति, वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत में भी उसी के गोद में शरण, ली मूदे दृग कर महामरण। उस यंत्रणादायक स्थिति को महामरण से निराला ने बचाने की कोशिश की है। ये बहुत महान कविता है जिसमें पिता और कवि के बीच संघर्ष होता है। मैं सरोज स्मृत को इस नज़रिए से देखता हूँ कि पिता और कवि के बीच एक संघर्ष होता है, जिसमें अंततः पिता पराजित होता है और कवि जीत जाता है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर लक्ष्य सदा रहा संकुचित काय, कन्ने गत कर्मों का कर तर्पण मैं कर, कन्ने गत कर्मों का कर अर्पण मैं करता तेरा तर्पण। ऐसी सी महान पंक्तियां, एक कान्य कुब्ज कुलांकार खाकर पत्थर में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषम वेल में विषही फल। यानी बहुत सारी जो सामाजिकताएं थी उस समय की स्वरूप थी, लेकिन निराला बहुत विक्षुब्ध हैं, बहुत पीड़ा के भीतर से वो इस बात को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं कुल्ली भाट में जो 1938 में लिखा गया, कुल्ली भाट में भी उन्होंने इस महामारी का जिक्र किया है। कुल्ली भाट के बिल्कुल आरंभ में ही वे महामारी का जिक्र करते हैं। प्लेग फैलने की बात करते हैं गांव में। आप देखें कि 1938 में ही मृत्युबोध नाम की कविता निराला ने लिखी है। मृत्युबोध से जुड़ी कविता मरण दृश्य लिखा है। पियो प्रिय निरुपाय, मुक्ति हूँ मैं मृत्यु में आई हुई न डरो, मुक्ति हूँ मैं मृत्यु में आई हुई न डरो। ये निराला ही लिख सकते हैं कि मुक्ति हूँ मैं मृत्यु में आई हुई न डरो। तो निराला पर एक महामारी, ऐसा नहीं कि महामारी कोई अनुवाद वो कर रहे थे, कोई कभी महामारी का अनुवाद, अगर महामारी की घटनाओं का कोई कभी अनुवाद करना शुरू किया तो उससे खराब कभी कोई नहीं हो सकता। उस जीवन स्थितियों को पकड़ने की कोशिश करता है, घटनाओं का अनुवाद नहीं करता। उसके लिए तो मीडिया है ही, अखबार है ही, अपना अनुवाद कर रहा है। जीवन स्थितियों को समझने की कोशिश करता है, और तब जो है इसी नाते खराब कविता और अच्छी कविता में जो फर्क करना है उसके लिए एक बुनियादी बात यह है कि वो अपने समय की घटनाओं का अनुवाद कर रहा है या उन स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा है जो उन घटनाओं का कारण बनी है। इसी नाते कहा गया है कि ना कवित्वम अधर्माय व्याधये दंड नाम वा, कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर मनीषिणः। भामा ने लिखा है, 6वीं शताब्दी में लिखा था कि कुकवित्वम अधर्माय जायते दंडनाम वा, ना कवित्वम अधर्माय जायते दंडनाम वा। कहा कि कविता नहीं लिखोगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई दंड नहीं देगा। कविता लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन खराब कविता लिखोगे तो इस दुनिया में दंड के भागी होगे, और उस दुनिया में अगर कोई होगी तो भी तुम्हें नरक मिलेगा। क्यों खराब कविता? क्योंकि खराब कविता केवल कवि को नहीं, एक सामाजिक संस्कृति को बर्बाद करती है, उसको पीड़ा पहुंचाती है। तो ये बातें 6वीं शताब्दी के भामा के माध्यम से कह रहा हूं, मैं कोई अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, वो आज के 1400 साल पहले वह चिंतक कह रहा है। तो खैर, तो ये चीजें थी, और ये तो निराला की बात थी। इस क्रम में हालांकि वो कहानी है पहलवान की ढोलक, जो 1944 में रेणु की जन्म शताब्दी, इस नाते में केवल मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि महामारी के बीच
रेणु ने पहलवान की ढोलक नाम की एक कहानी लिखी 1944 में, जो प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी कुट्टन पहलवान के माध्यम से मलेरिया और कॉलरा से बजबजाते गांव का चित्रण है, जहां कुट्टन पहलवान अपना एक तरह का ढोलक बजा करके सबको महामारी, जैसे मान लें हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने मोहल्ले में कैद हैं, अपने शहर में कैद हैं, और क्या करें। तो ध्यान रखिए कि व्यवस्था द्वारा बजाई गई थाली डंडा से अलग है यह ढोलक, मोहल्ले की ढोलक है, जो कुट्टन पहलवान जगाने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करने की कोशिश करते, जीते रहो और लगातार, और जो कुट्टन पहलवान अंततः खुद जो है उस महामारी के शिकार हो जाते हैं। एक कविता नागार्जुन की आप सब जानते हैं, प्रेत का बयान है। वह मूलतः भूख की त्रासदी पर लिखी कविता है, लेकिन महामारी का उसमें नागार्जुन ने बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। इस कारण से ये कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और प्रेत का बयान तो बहुत ही मशहूर कविता नागार्जुन की है, कई जगह के पाठ्यक्रमों में भी दर्ज है, बच्चे BA MA के लड़कों को ने पढ़ा होगा, वो पढ़ाया जाता है। तो ये जरूर है, मैं जानता हूं कि महामारी सदी को भूख की त्रासदी की कविता है, लेकिन पंक्ति बड़ी रोचक है। उसमें महामारी का जो जिस तरह का चित्रण करते हैं, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार, काला जार से, पेचिश से, बदहजमी से, प्लेग महामारी से कैसे मरा। यमराज पूछते हैं प्रेत से। उसमें महामारी का चित्रण है, प्लेग का चित्रण है इस कविता में, प्रेत का बयान में चित्रण है। और तो प्रेत कहता है, दुख नहीं दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह नहीं सकी आंत जब पेचिश का हमला, सह नहीं सकी आंत जब पेचिश का हमला। तो ये नागार्जुन इस कविता में निष्कर्ष भी दे दिया है। तो ऐसी बहुत कविताएं हैं और जिनका मैं संक्षेप कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जो मतलब ये कि कविता में महामारी के कुछ अक्स, कुछ बिंदु आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। और अंत में मैं आपके सामने तेलुगु के महत्वपूर्ण कवि बरबर राव की एक कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। और ये जो उन्होंने बेंजामिन मॉलिस की याद में ये कविता लिखी थी, और 1985 में 1985 की इनकी कविता है, कवि शीर्षक से कविता है, और इसी से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। बेंजामिन मॉलिस साउथ अफ्रीका की जो कह सकते हैं कि रंगभेदी सरकार थी, जिसके मुखिया PW बोथा थे, उनके शिकार हुए बेंजामिन मॉलिस। और ये 1985 में रंगभेदी सरकार ने उन्हें फांसी दे दिया इस आरोप में कि उन्होंने एक सिपाही की हत्या की। वहाँ पर कांग्रेस उस समय प्रतिबंधित थी, उसके वो सदस्य थे। कांग्रेस ने ये कहा भी, उसने पैरवी भी की सरकार से कि नहीं, मॉलिस का इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन सरकार ने नहीं माना और उन्हें फांसी पर लटका दिया। जैसी कि सरकारें होती हैं, उनको, क्योंकि वो बहुत ताकतवर कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे वो, और वो क्रांतिकारी और एक तरह का संघर्ष धर्मी एक्टिविस्ट तो खैर थे ही। तो जब वो फांसी पर चढ़ाए जा रहे थे, तो उनकी एक कविता है, और मैं छोटी कविता अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ। आई एम प्राउड टू बी व्हाट आई एम, मुझे गर्व है कि जो कुछ मैं हूँ। आई एम प्राउड टू बी व्हाट आई एम, the storm of oppression will be followed by the rain of my blood. I am proud in solitary life. यानी एकमात्र जीवन जो एक बार ही मिला था, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं उसका उत्सर्ग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे सुख है, मुझे गर्व है, क्योंकि उनकी आत्मा इस बात को जानती थी। मतलब हो जाएगा तो अब ये आवाज़ जा रही है। नेट असल में पाज कर दिया, वो वाईफाई से समस्या आ गई थी। ज़रा कोई बताए कि आवाज़ कनेक्ट हो गई है।
आवाज़ सुनाई दे रही है? अरे बस ठीक ठीक। हाँ, तो बीच में थोड़ा व्यवधान हो गया था, लेकिन हम लोग फिर मिल गए हैं और बिना किसी ब्रेक के। तो मैं बेंजामिन मॉलिस की बात कर रहा था। उन्हीं की स्मृति में 1985 में बाबर राव की लिखी एक कविता है कवि नाम से। जब प्रतिगामी युग धर्म घोंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, जब प्रतिगामी युग धर्म घोंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू, वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षा की बूंदों से तूफान, पोंछती है मां धरती अपने आंसू, जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से, कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं, वह कैद कर लेता है कवि को, वह कैद कर लेता। ये बाबर राव की कविता में पढ़ रहा हूँ। फांसी पर चढ़ाता है, फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए, कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। तो ये जो बाबर राव की इस कविता से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि कविता के इस कोरोना के कठिन काल में कविता जनता के बीच जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी और हर प्रकार के मुश्किलों से मुठभेड़ करती रहेगी। तो ये है। और जैसा कि कई लोग उस कविता की बात, प्रदीप ने कुछ कविताओं के पढ़ने की बात की थी, लेकिन चूँकि समय हो गया है, तो मैं संक्षेप में कुछ कोई दो कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक तो जैसा मैंने पहले ही वादा किया था कि ये उन लोगों के लिए है जो कविता को लेकर के नकारात्मक रुख रखते हैं, कविता मात्र के प्रति जो टिप्पणी करते हैं, उनके लिए है ये जो मैंने लिखा था और जो मैं पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये कहीं मैंने इसको पोस्ट भी नहीं किया है। कविता पुल। पुल तय नहीं कर सकता कि नदी को किस तरह बहना चाहिए, पुल तय नहीं कर सकता कि नदी को किस तरह बहना चाहिए। पुल नदी नहीं होता, नहीं पुल की मध्य से नदी की गति का पता चलता है। पुल तय नहीं कर सकता कि नदी को किस तरह बहना चाहिए। पुल नदी नहीं होता, नहीं पुल की मध्य से नदी की गति का पता चलता है। नदी का बहना जमी हुई काई का ढहना है, नदी का बहना जमी हुई काई का ढहना है। पुल तो पत्थर का होता है, पुल तो पत्थर का होता है जिसे सिर्फ बंधा रहना आता है। पुल तो पत्थर का होता है जिसे सिर्फ बंधा रहना आता है। यह तो नदी है कि सब कुछ को प्यार करती आगे बढ़ती है। सभ्यता का इतिहास पुल का इतिहास नहीं हुआ करता, सभ्यता का इतिहास पुल का इतिहास नहीं हुआ करता। वह तो नदी का इतिहास ही होता है, वह तो नदी का इतिहास ही होता है जिसमें चट्टानों के टूटने की कथाएं दर्ज होती हैं, जिसमें चट्टानों के टूटने की कथाएं दर्ज होती हैं। तो यह एक पुल शीर्षक की कविता थी जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। एक कविता है, यह धूप के सेकने का समय नहीं है, यह धूप के सेकने का समय नहीं है। बहुत दिन बाद सूरज निकला है। ये कोरोना के पहले लिखी गई 25 जनवरी इसी साल की कविता है, लेकिन आज मुझे ज़्यादा प्रासंगिक लग रही है, इस कारण से इसको भी पहली बार यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके बीच। बहुत दिन बाद सूरज निकला है, धूप खिली है, मौसम में हिमपाती चुभन है,
और रोमों को मथती हवा चल रही है। ये जाड़े के संदर्भ इसमें है। घर आंगन में सूरज को रोकना है, समझ नहीं आ रहा किसका ओट दूं। शहर ओक कर रहे हैं, धुएं में घुटन है, नदी उलटकर रेत बन गई है, एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है। शहर ओक कर रहे हैं, धुएं में घुटन है, नदी उलटकर रेत बन गई है, एक नाव है जो मुंह तोप कर रो रही है। जिंदगी है कि कचरे के मानिंद कराह रही है। जिंदगी है कि कचरे के मानिंद कराह रही है। आस पास से आ रही हैं आवाज़ें, कुछ आज़ाद ख्याल लोग निकल पड़े हैं सड़कों पर। वातावरण फिर भी बहुत नम है, चलो एक दीवार खोजते हैं। चलो एक दीवार खोजते हैं, टिकाते हैं पीठ और सो जाते हैं घुटनों को एक दूसरे पर तहियाते हुए। चलो एक दीवार खोजते हैं, टिकाते हैं पीठ और सो जाते हैं घुटनों को एक दूसरे पर तहियाते हुए। आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है। आज सूरज को घुटनों में कैद कर लेना है। यह धूप के सेकने का समय नहीं, यह धूप के सेकने का समय नहीं, सूरज को सूखने का समय है। सूरज को सूखने का समय है। तो ये कुछ कविताएं थी। मुझे लगता है काफ़ी 1.5 घंटा से ऊपर समय हो रहा है। तो आप सबने सुना, और जैसा मैंने कहा कि मैं टिप्पणियों को देख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत देर तक मैं कैमरा को देख नहीं पाता। तो आप सबके प्रति अभिवादन, आप सबका अभिवादन, कंचनजंगा समूह के प्रति बहुत बहुत अभिवादन कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। खास के प्रदीप त्रिपाठी जो सिक्किम विश्वविद्यालय में आजकल हैं, पढ़ा रहे हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, अच्छे कवि हैं। उम्मीद करता हूं कि अपनी इस कार्यक्रम को आगे भी वो जारी रखेंगे और इसी तरह से सिक्किम से रह करके कंचनजंगा के क्षेत्र से हिंदी जगत को एक नई रोशनी देते रहेंगे, नई आभा देते रहेंगे। आप सब जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।